हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं। एज ए पार्ट ऑफ इट एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, वो है सेट थ्योरी। द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डू, जो मैं करवाने जा रहा हूं, वो है प्रपोजिशनल लॉजिक। मैं इस प्रपोजिशनल लॉजिक को दो पार्ट्स में कराऊंगा। पहले हम समझेंगे वाई लॉजिक, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक, मेनली प्रपोजिशनल लॉजिक। यानी ये प्रपोजिशनल लॉजिक को बिल्ड करने वाला जो बेसिक एलिमेंट जो होता है वो क्या है, और इस एलिमेंट्स को हम कंबाइन कैसे करेंगे यूजिंग कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, वंस यू आर हैविंग दिस कॉम्पाउंड एलिमेंट्स, उसको हम कॉम्पाउंड प्रपोजिशंस बोलते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देम एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ट्रूथ टेबल्स। फिर हम टॉटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, सैटिस्फाइबिलिटी क्या है, कंटिजेंसी क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दिस हम रूल्स लिखना सीखेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंसेस। आपका जो प्रपोजिशंस होते हैं टू डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, बट दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू जो है सेम हो सकता है फॉर एवरी कॉम्बिनेशन। ऐसे प्रपोजिशंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंसेस, यानी सेम प्रपोजिशंस रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, ये इक्विवेलेंसेस जो होता है टू साइडेड कंडीशंस होते हैं। फिर हम लॉजिकल इंप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे। ये लॉजिकल इंप्लीकेशन जो होता है वन साइडेड कंडीशंस, एंड ये लॉजिकल इंप्लीकेशंस हमें डिडक्शंस कैसे करते हैं सिखाते हैं, एंड उसी से हमें रूल्स ऑफ इन्फरेंस मिलते हैं। सो ये शॉर्ट स्टोरी फॉर आपका प्रपोजिशनल लॉजिक होता है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, लॉजिक जो है रूल्स प्रोवाइड करता है। क्यों? वाई रूल्स सर? टू वेरीफाई वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। यानी अगर आप एक आर्गुमेंट दिए तो वो आर्गुमेंट सही है या गलत है बताने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। लॉजिक वो रूल्स आपको प्रोवाइड करता है। इधर जो आर्गुमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टू वैल्यूड आर्गुमेंट्स है। यानी ये आर्गुमेंट्स या तो कंप्लीटली ट्रू होता है या कंप्लीटली फॉल्स होता है, दोनों नहीं होता है। सो इसीलिए हम इस लॉजिक को टू वैल्यूड लॉजिक भी बोलते हैं। एंड इस प्रपोजिशनल लॉजिक का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है वो प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशंस कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग कनेक्टिव्स, उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसके आगे हमें व्हाट आर द इक्विवेलेंसेस, व्हाट आर द लॉजिकल इंप्लीकेशंस, फिर रूल्स कैसे बनेंगे, ये सब हम सीखेंगे। यानी इसका अल्टीमेट स्टोरी जो है ये रूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस रूल्स को यूज करके हम आर्ग्यूमेंट्स का वैलिडिटी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे आर्ग्यूमेंट्स? टू वैल्यूड आर्ग्यूमेंट्स। यानी जो आर्ग्यूमेंट या तो कंप्लीटली सच हो सकता है या कंप्लीटली फॉल्स हो सकता है। कंप्लीटली मींस आइदर कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स, बट नॉट बोथ। समझ में आया है? सो ये हमारा अल्टीमेट गोल, मकसद। बट जब आप ये रूल्स क्रिएट करते हो, जो लॉजिक का साइंस डेवलप होता है, दिस इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल सर्क्यूट। यानी डिजिटल सर्क्यूट डिजाइन में जो लॉजिक हम यूज करते हैं वो सब इधर से ही डेवलप हुआ है। ओके, सो एंड प्रोडक्ट तो वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट है, बट बाय प्रोडक्ट जो है इट इज यूजफुल इन डिजाइनिंग डिजिटल सर्क्यूट। ओके, इन द डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्क्यूट ये लॉजिक का यूज होता है। सो अगर आप देखेंगे बूलियन अलजेब्रा में भी आप सिमिलर काइंड ऑफ
आइडियाज इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली हम ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दो अलजेब्रास पढ़ते हैं, एक होता है सेट अलजेब्रा, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल अलजेब्रा। ये दोनों जो है बूलियन अलजेब्रास है, एंड यू नो बूलियन अलजेब्रा इज बेसिस फॉर द एंटायर डिजिटल सर्क्यूट डिजाइन। समझ में आया है? ये आइडिया है। सो एंड प्रोडक्ट जो है रूल्स प्रोवाइड करता है, बाय प्रोडक्ट जो है आपको यानी डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्क्यूट में भी यूज होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक। ये आप हमारा लॉजिक का इंपॉर्टेंस है। समझ में आया है? चलिए मैं अभी ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा विथ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रपोजिशंस, फिर कनेक्टिव्स, वन बाय वन डेवलप करते जाएंगे। ओके, सो मैं इस प्रोपोर्शनल लॉजिक को दो पार्ट्स में कराऊंगा। पहले पार्ट होता है, सी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोपोजिशन एंड व्हाट आर द कनेक्टिव्स। देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना, सेमेस्टर एग्जाम में ये डिस्क्रीट मैथ्स बहुत ही बढ़िया तरह में करे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल लगता है ट्रूथ टेबल लिखना। ओके, बट आपको बिना ट्रूथ टेबल यूज करे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो मेथड हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल, यानी हम ट्रूथ टेबल मेथड ही यूज करेंगे बट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, फिर आपको ये कनेक्टिव्स का जो डेफिनेशन है उसे प्रॉपरली समझना है। सो ये फर्स्ट पार्ट में मेनली डिफरेंट कनेक्टिव्स, हाउ दे आर यूज्ड, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी हमें फिक्स करना है। यानी हर एक कनेक्टिव के लिए लॉजिकल मीनिंग होता है, एंड दूसरा जो है हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज भी हमें समझना होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लॉजिक जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको बहुत सारे दिक्कत होते हैं। व्हाट इज द दिक्कत सर? इंग्लिश लैंग्वेज। देखो हम लॉजिक में डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, बट इधर जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं वो मेटा लैंग्वेज, हेल्पिंग लैंग्वेज, यानी हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। बट वी आर नॉट वरीड अबाउट, हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो लाइक डिफरेंट मीनिंग्स उससे कुछ लेना देना नहीं है। So we are interested in the straightforward two valued argument meaning, यानी ये हम जो पढ़ते हैं टू वैल्यूड आर्ग्यूमेंट है। ओके, आप कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट बोलेंगे लाइक ओके यू आर वेरी गुड, ओके मे बी यू आर डूइंग इट इन सेइंग इट इन ए सार्कास्टिक मैनर, हमें उस सब से कुछ मतलब नहीं। व्हेन यू से यू आर गुड मीन्स यू आर गुड, दैट्स स्ट्राइट फॉरवर्ड मीनिंग ही लेते हैं। ओके, कभी कभी आप क्लास को लेट आते हो, ओके सर आपका टीचर क्या बोलेंगे, अच्छा आप जल्दी आ गए हैं। ओके, सो क्या है ना वो सरकास्टिकली बोल रहा है, यार ये है आने की टाइम, ऐसा पूछ रहा है, बट हम ऐसी डिफरेंट मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, व्हेन यू से आप जल्दी आ गए मीन्स यू केम अर्ली, दैट्स इट, स्ट्राइट फॉरवर्ड मीनिंग ही लेते हैं। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दी न्यूसेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस स्ट्राइट फॉरवर्ड मीनिंग। ओके, बस हमें इंग्लिश लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं मेटा लैंग्वेज। बस इतना समझिएगा, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। ओके, बेसिक इंग्लिश, क्योंकि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो इंग्लिश में ही होता है, उतना तो आना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा ओके आप स्टेटमेंट ठीक से समझो, उसका एक्सप्रेशन भी हम फिक्स करेंगे। समझ में आया है? यानी हर एक कनेक्टिव को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे वो सब हम फिक्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन क्या है? देखो प्रपोजिशन जो है ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज ए प्रपोजिशन सर? इट इज ए डिक्लरेटिव सेंटेंस
ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स ए फैक्ट, यानी ये कुछ फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो वो फैक्ट जो है या तो सच होना है या तो झूठ होना है, बट नॉट बोथ। ओके, सो व्हाट इज अ प्रपोजिशन सर? इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either completely true or completely false, but not both. ओके, या तो वो कंप्लीटली ट्रू होना चाहिए या तो कंप्लीटली फॉल्स होना है, बट नॉट बोथ। सो इसको लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल भी बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल देखेंगे। सचिन, आप चाहे तो लेटेस्ट क्रिकेटर का नाम लिख सकते हो, इज ए क्रिकेटर। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये करेक्ट है या गलत? सो हम सब जानते हैं और अब बोलते भी है लाइक गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, सो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है ना सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेटर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, हैदराबाद इज अ सिटी, सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नाउ आई गिव यू वन सेंटेंस लाइक 2 + 2 = 5। देखो ये देख के कुछ लोग बोलते हैं ये क्या है, इसको एडिशंस भी नहीं आता है, ऐसा सोचते हैं। देखो यार, ये मैं एक फैक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, वो फैक्ट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। 2 + 2 = 5, ये क्या होता है? फॉल्स होता है। सो वो भी प्रपोजिशन है, या तो कंप्लीटली ट्रू या तो कंप्लीटली फॉल्स। ओके, उसे हम प्रपोजिशन बोलते हैं। नाउ सपोज आई से इट इज रेनिंग। क्या मतलब है? सी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट या तो वो रेन करता है या तो नहीं रेन करता है। सो व्हाट डज इट मीन? इट इज रेनिंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू ओके या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, दोनों तो नहीं होगा। सो इवन दिस इज कंसिडर्ड एज ए प्रपोजिशन। मे बी यू मे नॉट ओके फिक्स दिस ट्रूथ वैल्यू, बट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स होता है, सो हम इसको भी प्रपोजिशन मानते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज होता है सेल्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस खुद को डिफाइन करते हैं अपने आप को, लाइक दिस सेंटेंस इज फॉल्स, सो they are completely removed from this particular propositions topic, यानी सेल्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रपोजिशंस। सो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो सेंटेंसेस लाइक दिस सेंटेंस इज फॉल्स, उस जैसे सेंटेंसेस को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट कंसिडर सच सेंटेंसेस। समझ में आया है? क्लियर टू यू ऑल? सो प्रपोजिशन जो होता है क्या होता है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये या तो कंप्लीटली ट्रू होता है या तो कंप्लीटली फॉल्स होता है, बट कैनॉट बी बोथ। नाउ सपोज आप जानते हैं, जैसे आप लाइक यू नो आपके कॉलेज में स्कूल में बोलते थे, शायद सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप शायद बोलते लाइक एक्स इज एन इंटीजर। उसका मतलब क्या होता है? जब आप एक्स इज एन इंटीजर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्स कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, सो उसको बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं P इज ए प्रपोजिशन, इसका मतलब क्या है? P कैन टेक वन ऑफ द टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। देखो इधर कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपको ठीक से समझना है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब जो होता है ना, इसका ट्रूथ क्या है? ट्रूथ वैल्यू का मतलब ट्रू है या फॉल्स, ये होता है ट्रूथ वैल्यू।
नाउ सपोज इफ आई गिव ए प्रपोजिशनल वेरिएबल, सपोज इफ आई से p इज ए प्रपोजिशन, इसका मतलब क्या है, इट कैन टेक वन ऑफ दी टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। क्या पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है, ये या तो ट्रू वैल्यू t, फॉल्स वैल्यू फॉल्स ले सकता है। इट कैन टेक वन ऑफ दी टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू। सो अगर आपके पास एक प्रपोजिशनल वेरिएबल है, सो कितने पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होते हैं, टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होते हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। सपोज मेरे पास टू प्रपोजिशनल वेरिएबल्स है, कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? देखो ये हो सकता है जब ये ट्रू है ये भी ट्रू हो सकता है, ये जब ट्रू है ये फॉल्स हो सकता है, जब ये फॉल्स है ये ट्रू हो सकता है, जब ये फॉल्स है ये फॉल्स हो सकता है। सी दीज आर कॉल्ड ट्रूथ कॉम्बिनेशंस, दीज आर कॉल्ड व्हाट, ट्रूथ कॉम्बिनेशंस। सो अगर आपके पास टू प्रपोजिशनल वेरिएबल्स है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं सर, 4 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल वेरिएबल में आपके पास टू पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फिर इस प्रोपोर्शनल वेरिएबल से आपको टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सो 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर, यानी 4 पॉसिबिलिटीज होता है। इसी को अगर आप जनरलाइज करेंगे, अगर n प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। देखो अगर आप लेटर ऑन देख रहे हो, पॉज करके आंसर चेक कर लीजिएगा। सो मेरे पास एक प्रोपोर्शनल वेरिएबल p1 है, दूसरा p2 है, एंड कंटिन्यूइंग मेरे पास n प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल वेरिएबल का कितने पॉसिबिलिटीज है सर, ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। For every two combinations, the second proposition also having two possibilities. यानी for every two combinations of the first variable, हर एक दो combinations of first variable के लिए मेरे पास दो possibilities for second variable है। यानी ये जब true होता है तब ये true या false हो सकता है, जब ये false हो सकता है तब ये या true या false हो सकता है। So 2 into 2 4 possibilities up to second variable हो सकता है। ऐसे ही थर्ड वेरिएबल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होता है, फॉर एवरी 2 इंटू 2 थर्ड वेरिएबल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होता है। कंटिन्यूइंग दिस वे nth वेरिएबल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज होता है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने सर, n टाइम्स, यानी 2 पावर n। सो हाउ मेनी ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं अगर आपके पास n प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है तो 2 पावर n ट्रूथ कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है, सो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं, 2 क्यूब ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं। 2 क्यूब का मतलब है 8 कॉम्बिनेशंस, और इसको लिखने का एक तरीका है, ओके, ये आप शायद अपने बूलियन अलजेब्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो पहले लास्ट वेरिएबल से शुरू करके पूरा 8 है ना, अल्टरनेटिवली TF 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 लिखेंगे, टोटल 8 टाइम्स। अभी क्या करेंगे, इधर t को डबल करेंगे, यानी 2 T's, फिर 2 F's लिखेंगे, 2 T's 2 F's लिखेंगे, फिर इसको डबल करेंगे, यानी 2 T's है तो डबल क्या होगा, 4 T's 4 F's होगा। सो ये होता है आपका 8 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस। सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, आपके पास कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम AI में भी पढ़ते हैं, ओके। सो क्या होता है, अगर आप कोई भी एक प्रोपोजिशन, नया प्रोपोजिशन बनाएंगे, ओके, अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो आपको 2 ट्रूथ कॉम्बिनेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है तो आपको 4 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस चेक करना पड़ेगा, उसमें कौन से
ट्रूथ कॉम्बिनेशंस के लिए आपको ट्रू वैल्यू मिलता है, चेक करना पड़ेगा। ये आई में क्या होता है, जहां पे वो ट्रू होता है उस ट्रूथ कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मॉडल। सो मैं फिर से आपको ये आई में ये टॉपिक्स और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये आई में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक टॉपिक है, पूरा 3 टॉपिक्स होते हैं। उसमें एक टॉपिक होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एंड अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम ये जो लॉजिक यानी प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक और डिटेल वे में पढ़ेंगे। समझ में आया है? सो अगर आप ये बेसिक प्रपोजिशनल लॉजिक जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर आप ठीक से समझ पाए तो देन एआई में जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही सिंपल, सरल सी होती है। ये आपको कभी डिफिकल्टी नहीं लगता है। क्लियर सर? सो दैट इज अबाउट प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल वेरिएबल। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, हम जानते हैं प्रपोजिशन क्या है। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कैन बी आइदर कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स, बट कैन नॉट बी बोथ। उसके बाद में हम क्या समझ, व्हाट वी अंडरस्टैंड सर? ओके, हम प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हुआ तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये हम समझ गए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये प्रपोजिशंस को कैसे कंबाइन करते हैं। देखो, आप जानते हैं 2 इंटीजर्स है तो उसको कैसे कंबाइन करते हैं। एक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कोई ऑपरेशन यूज करके हम इंटीजर्स को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, सो वो इंटीजर ऑपरेशंस बोल सकते हैं। हमारा रेगुलर इंटीजर ऑपरेशन आप जानते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ऐसा सिमिलर वे प्रपोजिशंस के लिए भी, और प्रपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स है। उस ऑपरेटर्स को हम बुलाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, या उसका और एक नाम भी है, जैसे रजनीकांत का और एक नाम होता है। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर का और एक नाम होता है कनेक्टिव्स। ओके, कनेक्टिव्स बोलो या लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलो, दोनों सेम ही है। कनेक्टिव्स बोलो या लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है। सो हम ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके प्रपोजिशंस को कंबाइन करेंगे। सो इसमें 5 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है। पहले वाला है नेगेशन, दूसरा वाला है कंजंक्शन, एंड कनेक्टिव, सिंपल टर्मिनोलॉजीज होता है एंड कनेक्टिव्स। तीसरा वाला है डिसजंक्शन और कनेक्टिव। फोर्थ वन जो है इंप्लीकेशन, एंड फिफ्थ वन जो है बाय इंप्लीकेशन। देखो, देर आर सो मेनी एडिशनल कनेक्टिव्स लाइक एक्सक्लूसिव आर, ओके, एक्सआर भी बोलते हैं, नॉर, नैंड गेट्स। ये आपको डिजिटल लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये मैं पढ़ाता हूं, बट क्या है, टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल कनेक्टिव्स, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स वी डिस्कस एडिशनल कनेक्टिव्स बट टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जो है आपका बूलियन अलजेब्रा में ज्यादा है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना यूनिवर्सल गेट्स बोल के, लाइक नैंड गेट, नॉर गेट, सो बिकॉज ऑफ दैट उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, ज्यादा होता है आपका बूलियन अलजेब्रा इन डिजिटल लॉजिक। यानी आपका डिजिटल सब्जेक्ट होता है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डिफरेंट नेम्स होता है, डिजिटल बोलते हैं सिंपली। सो उसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर हम पढ़ेंगे ओनली बेसिक कनेक्टिव्स, 5 बेसिक कनेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। क्या है ये भाई 5 बेसिक कनेक्टिव्स है? नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन। क्लियर सर? पहले हम नेगेशन पढ़ेंगे। ये नेगेशन क्या होता है?
So it says sorry to the given proposition. It says क्या? Sorry to the given proposition. अगर आप प्रपोजिशन जो है, आपका प्रपोजिशन जो है ट्रू बोलता है, फिर ये फॉल्स बोलता है. यानी अगर प्रपोजिशन ट्रू है तो ये फॉल्स है, प्रपोजिशन फॉल्स है तो ये ट्रू है. यही आइडिया है. सो ये जो है ना ट्रूथ टेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं. व्हाट इज दिस ट्रूथ टेबल सर? इट गिव्स यू truth value for all possible truth combination. Okay, truth table क्या होता है सर? It is a table, okay, which gives you the truth value. ये table है which gives you truth value. किस लिए? For all possible truth combinations. यानी हर एक possible truth combination के लिए ये आपको truth value यानी उस proposition का truth क्या है बताता है. बिकॉज नॉट जो है, बिकॉज ये नॉट जो है यूनरी ऑपरेटर, यानी ये एक सिंगल ऑपरेंट के ऊपर ही ये ऑपरेट होता है. इसके कारण हमें सिंगल प्रोपोर्शनल वेरिएबल की जरूरत है. देखो नेगेशन हम बहुत डिफरेंट वेज में डिनोट करते हैं. ये टिल्ड सिंबल से पी लिख के इसको भी नेगेशन बोलते हैं. कुछ बुक्स में ये वाला 7 जैसे लुक करने वाला नेगेशन यूज करते हैं. एंड वी आल्सो यूज दिस टाइप ऑफ सिंगल. सी बहुत सारे नोटेशंस है एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गेट में हर एक नोटेशन भी यूज किया हुआ है. सो आप मत बोलो मैं यही यूज करूंगा बोल के. ओके, मैं बेसिकली क्या है ना ये नोटेशन यूज करता हूं, बट इट डज नॉट मीन दैट ये दिए तुम नहीं मैं नहीं पढ़ा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन मत पूछो, नहीं बोल सकते हैं. सो गेट एग्जाम में ये नोटेशन यूज कर सकते हैं, ये नोटेशन यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. बी रेडी फॉर दैट. ओके, सो मैं फिलहाल सिंपल ए टिल्ड सिंबल यूज करता हूं फॉर नेगेशन. सो क्या होता है जब आपका प्रपोजिशन ट्रू होता है ये फॉल्स होता है, जब आपका प्रपोजिशन फॉल्स होता है ये ट्रू होता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रपोजिशन जो है इट इज कोल्ड, अगर आपका प्रपोजिशन बोलता है इट इज कोल्ड, फिर ये नेगेशन क्या बोलता है सर? नेगेशन बोलता है इट इज नॉट कोल्ड. देखिए आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट ओके इट इज कोल्ड. ओके, इट इज कोल्ड इज फॉल्स, ऐसा भी बोल सकते हैं. बट जनरली क्या है ना, वी ट्राई टू पुट इट इन ए फॉर्मल इंग्लिश. ओके, यूजिंग फॉर्मल इंग्लिश हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ओके, इट इज रेनिंग. ओके, यू कैन से इट इज नॉट रेनिंग और इट इज नॉट द केस दैट इट इज रेनिंग. सो कुछ भी बोल सकते हो. ओके, सी इंग्लिश में कैसा लिखना है, जनरली व्हेन दे आस्क इन क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं, बट आप रेगुलर एग्जाम में जब लिखते हो वो भी करेक्ट ही है. सी व्हाट इज नेगेशन? नॉट पी. जो पी बोलता है उसका ऑपोजिट बोलना है. मैं हमेशा मेरा क्लास में एग्जाम्पल लेता हूं, आइंस्टीन इज जीनियस. सो उसका नेगेशन क्या है? कुछ लोग बोलते सर क्या बोल रहे हो आप? यार ये मीनिंग और ट्रूथ वैल्यू का डिफरेंस जो नहीं समझते हैं ये लॉजिक आपका लाइफ भर नहीं समझ पाएंगे. देखो आइंस्टीन जीनियस प्रपोजिशन है, उसका नेगेशन आइंस्टीन इज नॉट जीनियस. ओके, दैट्स इट. वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. देखो मीनिंग लिख रहे हैं, मीनिंग का नेगेशन लिखते हैं. देखो नेगेशन मीन्स जो ये मीनिंग है उसका नेगेशन. अगर ये मीनिंग आपको ट्रू है फिर इसका नेगेशन मीनिंग फॉल्स होता है. बस यही आपको समझना है. फिर इसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिव जो है कंजंक्शन. देखो कनेक्टिव बोलो या लॉजिकल ऑपरेटर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है. व्हाट इज कंजंक्शन? इसको हम एंड कनेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम एंड कनेक्टिव भी बोलते हैं. ये कंजंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं सर? ये कंजंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सो कंजंक्शन जो है
बाइनरी ऑपरेटर है, सो ऑब्वियसली हमें टू प्रोपोजिशंस की जरूरत है, हमें ऑब्वियसली टू प्रोपोजिशंस की जरूरत है। सो टू प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं सर? 4 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होते हैं। पर हर एक ट्रूथ कॉम्बिनेशन अगर आप ये कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू लिखते हो, वो बन जाता है कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। सो ये क्या होता है सर? पॉसिबिलिटीज मैंने बताया था ना, इधर टीएफ लिखो, डबल द नंबर ऑफ टीज एंड डबल द नंबर ऑफ एफ्स। कंजंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं सर? हाउ यू डिफाइन कंजंक्शन? कंजंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, P एंड Q ये जो है ये ट्रू कब बनता है? ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। सो ये ट्रू कब बनेगा सर? ओनली व्हेन बोथ P एंड Q ट्रू होता है, तभी ये ट्रू होता है। सो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें समझना है ये, बाकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं मीन्स इट डज नॉट मीन दैट हमें इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं पता है, बाकी तो ऑब्वियसली फॉल्स है ना। सो हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सो ये लॉजिक है कंजंक्शन के लिए। वन मोर थिंग है, हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ वी एक्सप्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जनरली P एंड Q क्या होता है ना, इसको हम P यानी प्रपोजिशन P एंड प्रपोजिशन Q लिखते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ये P एंड Q को हम P बट Q भी लिखते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो लाइक आई लाइक इडली बट नॉट समोसा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल बोला, आई लाइक इडली बट नॉट समोसा। सो उधर बट का मीनिंग क्या होता है? एंड होता है। सो मैंने ऐसे आई लाइक इडली बट नॉट समोसा। आप चाहे तो ऑनियन समोसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक प्रपोजिशन जो है आई लाइक इडली है। सपोज आप दूसरा प्रपोजिशन मान के चलो आई लाइक समोसा। सो इधर आप क्या बोलते हो? आई लाइक इडली एंड आई डोंट लाइक समोसा। वही बोल रहे हो ना, आई लाइक इडली यानी पी बोलते हो एंड आई डोंट लाइक समोसा। सो हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन को भी फिक्स कर देते हैं। ओके, स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर प्रपोजिशन। ए पर्टिकुलर प्रपोजिशन को कौन से स्टैंडर्ड वे में हम लिखते हैं वो भी हम फिक्स कर लेते हैं। ये आइडिया है। सो ये लॉजिक है, यानी लॉजिकल डेफिनेशन है, ये एक्सप्रेशन है। सो हर एक प्रपोजिशन के लिए हमें समझना है इसका लॉजिकल डेफिनेशन क्या है और इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ना डिसजंक्शन है, इसको हम और कनेक्टिव बोलते हैं। सो डिसजंक्शन क्या होता है सर? इवन ये भी क्या है? बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर है। सो ऑब्वियसली आपके पास टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स रहेंगे। टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल है तो आपके पास कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होंगे सर? 4 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होंगे। ये आपका PRQ है। सो ये क्या होता है? TF TF, ये डबल टीज डबल F, और इसका डेफिनेशन होता है ये। यानी ये डिसजंक्शन जो होता है, ये डिसजंक्शन जो होता है ये फॉल्स कब होगा सर? ये फॉल्स होगा ओनली व्हेन बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट
प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, यानी दोनों इन्वॉल्व्ड प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स फॉल्स हुआ तो तभी ये फॉल्स होता है, नहीं तो ये फॉल्स नहीं होता है। सो पी आर क्यू फॉल्स कब होगा सर? जब दोनों फॉल्स है तो तभी फॉल्स होता है। और ये जो और हम यूज करते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस रिप्रेजेंटेशन और को और ही लिखते हैं और कुछ नहीं होता है, बट हमें ये समझना है ये जो आर हम यूज करते हैं ये इंक्लूसिव आर है। ये आर जो है ना इंक्लूसिव आर होता है, इंक्लूसिव आर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर बोलेंगे इंक्लूसिव आर मींस आई लाइक इडली और समोसा, इसका मतलब आई लाइक इडली भी होता है, आई लाइक समोसा भी हो सकता है, या आई लाइक बोथ भी हो सकता है। सो इधर इंक्लूसिव सेंस होता है ये। ओके, प्लीज नोट दैट। अब ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है। ओके, ये क्वेश्चन जो है अगर आप ये पढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये में ये जो है बहुत ही मायना रखता है। नंबर ऑफ मॉडल्स फॉर ए प्रपोजिशन बोल के पूछते हैं, वही क्वेश्चन हम इधर बहुत ही सिंपल वे में पूछ रहे हैं, कितने लाइंस पे ये प्रपोजिशन ट्रू बनेगा, कितने लाइंस पे ये प्रपोजिशन ट्रू बनेगा। सो हम क्या करेंगे, देखो अगर आप इसको सॉल्व करना है तो P एंड Q एंड R है, यानी कितने प्रपोजिशंस इन्वॉल्व है इसमें, P Q R, तीन प्रपोजिशंस इन्वॉल्व है। सो तीन प्रपोजिशंस इन्वॉल्व है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होंगे सर? अगर तीन प्रपोजिशंस इन्वॉल्व है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होंगे सर? तीन प्रपोजिशन है तो ऑब्वियसली कितने, 2 क्यूब, बताया था ना। तीन प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है तो कितने ट्रूथ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 2 क्यूब यानी 8 ट्रूथ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। सो ये P है और ये P है, ये Q है, ये R है, ये आपका P एंड Q एंड R है। सो ये ट्रूथ कॉम्बिनेशन देखो इधर T F T F T F T F, double the number of T's, double the number of F's, फिर डबल द नंबर ऑफ T's, यानी 2 T's है तो 4 T's आएंगे एंड 4 F's आएंगे। आपको पहचानना है ये कितने लाइंस पे ट्रू होता है। देखो अगर आप चाहे तो ऑल ट्रू ट्रू ऐसा लिख सकते हो, कल सुबह तक आंसर मिल सकता है। बट अगर आप डेफिनेशन ठीक से समझते हो, कंजंक्शन ट्रू कब होता है, जब सबके सब प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, जो प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, अगर वो सबके सब ट्रू होता है तभी ये कंजंक्शन ट्रू होता है। अगर आप ये पॉइंट समझ गए ना, ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा जब हर एक प्रोपोर्शनल वेरिएबल ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, बाकी जगह यानी रिमाइनिंग 7 लाइंस ये ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ये फॉल्स होने वाला है। हम डायरेक्टली कौन से लाइन पे वो ट्रू होता है वो भी बता सकते हैं। सपोज मैंने अगर P एंड नेगेशन Q एंड R एंड T लिया था, 4 वेरिएबल्स, ये कौन से लाइन पे, पता है ना कंजंक्शन है तो एक ही लाइन पे ट्रू होता है, कौन से लाइन, ये सबके सब ट्रू होना चाहिए। सो ये कब ट्रू होगा मुझे बताना है आपको, आई वॉन्ट टू नो ये कब ट्रू होगा, मुझे बताना है आपको ये कब ट्रू होगा। देखो ये ट्रू होने के लिए ये ट्रू होना है यानी P ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है यानी नेगेशन Q ट्रू का मतलब Q फॉल्स होना है, क्योंकि Q फॉल्स हुआ तो तभी नेगेशन Q ट्रू बनेगा। R जो है ट्रू बनना है, T जो है ट्रू बनना है, तभी ये ट्रू बनेगा। बाकी कितने लाइंस, बाकी कितने लाइंस,
देखो 4 वेरिएबल्स है तो 2 पावर 4 16 लाइंस हो जाएंगे। 16 में एक लाइन का पता है आपको ट्रू है बोल के, बाकी कितने लाइंस होंगे 15 लाइंस पे। इसका हालत क्या होगा, इसका हालत बुरा होगा। इसका मतलब है ये फॉल्स होगा। देखो इस प्रोसीजर को मैं जनरली बुलाता हूं एब्रीवेटेड ट्रूथ टेबल मेथड। ये अब्राहम कंडेल बुक में ये स्टेटमेंट मेंशन हुआ है, सो मैं वहीं से लिफ्ट किया हूं ये टर्मिनोलॉजी। जो प्रोसीजर में बता रहा हूं, यही प्रोसीजर को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इस्तेमाल करता हूं। ये आज नहीं, मैं 20 साल से ये तरीका बता रहा हूं बच्चों को। समझ में आया है? एंड दैट इज टेकन फ्रॉम जोमार्ट, अब्राहम कंडेल और एक आथर है, भूल गया है। सो वो बुक जो है ना डिस्क्रीट मैथमेटिकल एप्लीकेशन बोल के रहता है, सो उसमें ये प्रोसीजर का जिक्र किया है। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। ओके, ये आइडिया होता है। अब पी आर क्यू आर आर ट्रू कब बनेगा? देखो और जब देखते हो, आर की जब डेफिनेशन आप देखते हो, आपको यह समझना है आर जो है बहुत जगह में ट्रू होता है। सो हमें बेहतर यह होता है यह फॉल्स कब होता है वो पहचान लो, क्योंकि फॉल्स ये बहुत कम जगह में होता है। एक्चुअली फॉल्स कब होता है? जब सबके सब फॉल्स होता है। ये फॉल्स कब होता है सर? ये फॉल्स होना है यानी पी फॉल्स होना है, ये फॉल्स होना है यानी क्यू फॉल्स होना है, ये फॉल्स होना है यानी आर फॉल्स। बस ये की जगह में फॉल्स होता है। जो बाकी जगह है यानी बाकी कॉम्बिनेशंस जो होता है, यानी ये तीन वेरिएबल्स है तो 2 क्यूब 8 कॉम्बिनेशंस होता है, ये गया। बाकी कितने 7 लाइन पे इसका क्या हालत होता है सर? इसका हालत होता है सही, ट्रू। ये डेफिनेशन ऑफ डिसजंक्शन। देखो अगर आप ये डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे ना, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होता है, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूं, जो ये इंप्लीकेशन को समझ गया है, अगर आप इंप्लीकेशन को ठीक से समझ गया है, इसका मतलब है आपको प्रपोजिशनल लॉजिक ठीक से आ गया है। सो इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो इंप्लीकेशन होता है ना, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। सो ऑब्वियसली ये जो इंप्लीकेशन जो है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं सर? ये इंप्लीकेशन को ये एरो से डिनोट करते हैं, इसको कंडीशनल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं सर? इसको कंडीशनल भी बुलाते हैं। इंप्लीकेशन को कंडीशनल भी बुलाते हैं। सो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं 2 वेरिएबल्स, बिकॉज ये बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये क्या है? ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। कैसे डिफाइन करते हैं कंडीशनल को? हाउ वी डिफाइन कंडीशनल? देखो ये कंडीशनल को हम डिफाइन करते हैं विथ ए सिंगल सिंपल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू कैनॉट इंप्लाई फॉल्स, यानी अगर ट्रू फॉल्स को इंप्लाई करता है वो गलत है। यानी ट्रू इंप्लाइंग फॉल्स जो होता है ये गलत है। ये होता है डेफिनेशन फॉर इंप्लीकेशन। ट्रू इंप्लाइंग फॉल्स फॉल्स होता है। देखिए जनरली ये जो इंप्लीकेशन को आप ठीक से एनालाइज करेंगे, मोस्टली 90% आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक हो जाता है। देखिए अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, इन 3 सिचुएशन में ऑब्वियसली ये तो ट्रू बनेगा, और इन 3 सिचुएशन में अगर आप देखेंगे इधर जो Q है
जब ये Q ट्रू होता है, इधर कुछ भी होने दो, ये ऑब्वियसली ट्रू बनता है कि नहीं? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब ये P फॉल्स होता है, इधर ट्रू होने दो या फॉल्स होने दो, आपको ट्रू मिलेगा कि नहीं? सो जब भी P फॉल्स होता है, फॉल्स इंप्लाइंग एनीथिंग ट्रू हो जाता है, और जब भी Q ट्रू होता है, एनीथिंग इंप्लाइंग ट्रू जो है वो भी ट्रू बन जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, ट्रू इंप्लाइंग फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है। एंड ये इंप्लीकेशन जब आप लिखते हो ना, P इंप्लाइज Q, इधर हम थोड़ा स्पेशल टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं। इस P को हम बुलाते हैं प्रीमाइज या हाइपोथेसिस, या तो एंटीसीडेंट। इसका बहुत से नाम है सर, कौन से भी नाम से बुलाओ, ओके, कौन से भी नाम से पुकारो, ओके, ये रेस्पॉन्स करेगा। यानी P को या तो प्रीमाइज बोल सकते हो, हाइपोथेसिस बोल सकते हो, एंटीसीडेंट बोल सकते हो, या तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इंप्लीकेशन बोल सकते हो। और ये Q को क्या बोल सकते हो सर, या तो कंक्लूजन, एक्चुअली प्रीमाइज कंक्लूजन पेयर या हाइपोथेसिस कंक्लूजन पेयर बोलते हैं, और एंटीसीडेंट के लिए कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट के लिए कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये आइडिया है सर। एंटीसीडेंट के लिए क्या बोलते हैं सर, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। समझ में आया है, कोई दिक्कत? ये होता है इंप्लीकेशन का टर्मिनोलॉजी। अब ये एग्जाम्पल देखिए, कितने लाइंस पे ये प्रोपोजिशन ट्रू बनेगा, ध्यान से देखेंगे। P एंड Q एंड R इंप्लाइज S। सो इसका प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या है सर, P Q R S। देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं शुरुआत में पूरा ट्रूथ टेबल लिख रहा था, एंड जब लिख रहा था मैं कंजूसी दिखा रहा था, ओनली एक ही लाइन, क्योंकि मैं इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये फॉल्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि ऑब्वियस बात है। सो ये क्या करता है, आपको डेफिनेशन फिक्स करता है। जब आप ये डेफिनेशन ठीक से समझ पाते हो, बिना ट्रूथ टेबल लिखे, बिना ट्रूथ टेबल ड्रॉ करे, आप एनालाइज करके ट्रूथ टेबल का ट्रूथ वैल्यू बता सके, यानी ट्रूथ टेबल इन द सेंस प्रोपोजिशन का ट्रूथ वैल्यू फॉर ए ट्रूथ कॉम्बिनेशन बता सकते हो। समझ में आया है? ये आइडिया है। अभी इधर क्या है, इंप्लीकेशन है। देखो, अगर आप इंप्लीकेशन को देखेंगे तो भी ओनली ट्रू इंप्लाइज फॉल्स में फॉल्स होता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स में क्या होता है, ये फॉल्स होता है, बाकी सिचुएशन में ट्रू हो जाता है। सो हमें ये फॉल्स वाला सिचुएशन पहचानना है। ये फॉल्स कब होगा सर? देखो, ये फॉल्स होने के लिए ये फॉल्स होने के लिए हमें ये ट्रू चाहिए और ये फॉल्स चाहिए। यस तो फॉल्स आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रू कब बनेगा? देखो, ये कंजंक्शन है, ट्रू बनने के लिए ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है, समझ रहे हो, और ये भी ट्रू होना है। सो ये एक ही लाइन पे जो है ये फॉल्स बनने वाला है। समझ में आ रहा है? सी एक्चुअली एस फॉल्स जो होता है ना, एस फॉल्स कितने लाइंस पे होता है मालूम है? एस कैन बी फॉल्स इन हाउ मेनी लाइंस पता है? टोटल 4 वेरिएबल्स है तो 2 पावर 4 16 होते हैं। 16 में आधा यानी 8 लाइंस पे हर एक वेरिएबल फॉल्स होता है। सो एस एक्चुअली फॉल्स 8 लाइंस पे होते हैं, बट उस 8 लाइंस में भी ये जब ट्रू होता है, यानी ये जब ट्रू होता है तभी आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स मिलने वाला है। सो हम क्या करेंगे, यस को फिक्स करेंगे फॉल्स, और हमें ये ट्रू चाहिए। कब होगा? ये सब के सब ट्रू हुआ तो तभी होगा।
सो बस जब ये पी क्यू आर ट्रू होगा तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा, और जब एस फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, फिर आपको मिलेगा फॉल्स। सो ये एक ही लाइन पे ये फॉल्स होगा। इसमें पूरे 4 वेरिएबल्स हैं, यानी 2 पावर 4 16 लाइन्स ऑफ ट्रूथ टेबल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? 16 लाइन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। उस 16 लाइन्स पे एक लाइन पे फॉल्स होगा, बाकी 15 लाइन्स पे इसका क्या हालत होगा सर? इसका हालत होगा ट्रू। इसका हालत होगा ट्रू। समझ रहे हो? सो दिस इज अबाउट इंप्लीकेशन। बट इंप्लीकेशन का स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंप्लीकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंप्लीकेशन को बहुत ही डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक्सप्रेस करते हैं। ये इंप्लीकेशन का लॉजिक है सर, हम इधर समझ गए थे, इंप्लीकेशन का लॉजिक इस डेफिनेशन में समझ गए थे। ओके, बट हमें ये एक्सप्रेशन, हाउ वी एक्सप्रेस एन इंप्लीकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इधर तो हम कुछ 8 फॉर्म्स लिखे थे, बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट ऑल दोज डिफरेंट फॉर्म्स। सो हम कुछ स्टैंडर्ड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इंग्लिश, एक्सप्रेसिंग इंप्लीकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज फिक्स कर लेंगे। ओके, हम उसको मास्टर करेंगे एंड उसके आधारित जो भी प्रॉब्लम है हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स सर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स इधर जो मैंने दिया है यही है स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर इंप्लीकेशन। देखो मैंने इसको प्रॉपरली डिवाइड किया था। लेफ्ट साइड क्या है ना, P इन टर्म्स ऑफ Q, यानी P इम्प्लाइज Q को हम P इम्प्लाइज Q पढ़ सकते हो। इफ P देन Q। सी फॉर एग्जाम्पल P एक स्टेटमेंट है लाइक if it rain, or let me write not if, it is raining। क्यों एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आई विल डांस। ओके, मेरे डांस के लिए वेट मत कीजिएगा, मैं कोई डांस करने वाला नहीं हूं, एग्जाम्पल है। सो ये क्या होता है, P इम्प्लाइज Q, इट इज रेनिंग इम्प्लाइज आई विल डांस। देखो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, P इम्प्लाइज Q है तो अगर वो P A Q है तो P इम्प्लाइज Q हम लिख सकते हो आराम से। इफ इट इज रेनिंग, सॉरी नॉट इफ, इफ कहां है इसमें, इफ नहीं है ना, P इम्प्लाइज Q। इसको कैसे लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q, इट इज रेनिंग इम्प्लाइज आई एम डांसिंग और आई विल डांस। सो इधर फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई एम डांसिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी अबाउट टेंसेस, इधर उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर और एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सेम स्टेटमेंट, इफ P देन Q, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल डांस। नेक्स्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला फॉर्म होता है, P ओनली इफ Q। ये क्या होता है, कंफ्यूज करने वाला फॉर्म होता है। ओके, इसका भी हल है हमारे पास, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q। सो क्या होता है ना, इट इज रेनिंग ओनली इफ आई एम डांसिंग। ओके, इट इज रेनिंग ओनली इफ, देखो ये ओनली इफ है, इधर इधर ओनली इफ है। सो ये ओनली इफ जब होता है ना, वही ऑर्डर में, P लेफ्ट साइड एंड Q राइट साइड, P प्रीमाइज एंड Q कंक्लूजन। और यही इंप्लीकेशन को और 3 तरीके में बोल सकते हैं। Q इफ, देखो इधर ओनली, फिर ओनली बोल रहा हूं, इधर इफ ही है, इधर ओनली इफ मीन सेम ऑर्डर, इफ बोले तो रिवर्स ऑर्डर। ध्यान से देखिए, नहीं तो Q एंड P भी लिख सकते हैं। दैट इज, क्या मीनिंग है, आई विल डांस इफ इट रेन्स, आई विल डांस इफ इट रेन। अगर रेन करे तो डांस करता हूं बोल रहा हूं ना, वही आइडिया है। आई डांस व्हेन इट रेन्स। नेक्स्ट, Q फॉलोज फ्रॉम P। ओके,
माई डांस फॉलोज फ्रॉम रेन। ये क्या होता है? आई डांस अनलेस इट रेन्स। फिर आप गए। अगर मैं बोलूंगा आई डांस अनलेस इट रेन, ओके, सो ये भी होता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म देके कभी कभी क्या है ना, इंप्लीकेशन देके उसका फॉर्म लिखने के लिए बोलते हैं, कभी सिंबॉलिक यानी स्टेटमेंट देके उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, जनरली ये जो है ना थ्योरम स्टेटमेंट्स में हम ज्यादा यूज करते हैं। थ्योरम स्टेटमेंट्स में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि लाइक ग्राफ थ्योरी में हम बहुत यूज करते हैं। ओके, वन वेरी पॉपुलर एग्जांपल आई जनरली टेक, लाइक आप सब लोग तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन है सबके लिए, इसलिए लाइक डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इसका मतलब जो है ना, जब भी डिफरेंशियबल है तो गारंटी है कंटिन्यूस होने की, यानी इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, मोर देन एनफ, गारंटीड। सो P इंप्लाइज Q में, ये P में अगर कंडीशन है तो वो कंडीशन होता है सफिशिएंट कंडीशन, मोर देन एनफ। यदि कंडीशन Q में होता है वो नेसेसरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी जब होता है ना, ओके, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अगर कंटिन्यूटी ही फेल हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी का चांस ही नहीं होता है। समझ में आया है? ये जो है सफिशिएंट कंडीशन होता है, और इधर कंडीशन हुआ तो नेसेसरी कंडीशन होता है। हम ग्राफ थ्योरी में ये रिजल्ट रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया है? ये 8 स्टैंडर्ड वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ऐसा देके उसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करने के लिए बोला। ओके, मैंने क्या बोला था? मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया था और इसको मैं पूछ रहा हूं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो ये है ना एक्स अनलेस नेगेशन पी। देखिए ये अनलेस के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। देखो क्यू अनलेस नेगेशन पी है ना, ये अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ये क्या होता है? क्यू इफ नॉट पी। नॉट पी क्या होता है? ऑफ कोर्स अभी तक मैंने रिजल्ट्स नहीं बताया था, बट वो रिजल्ट से ये इजीली हो जाता है। क्यू इफ पी होता है। ये जब भी एक्स अनलेस नेगेशन पी होता है, इसका नेगेशन प्रीमाइज होता है, फिर ये कॉन्सिक्वेंट होता है, यानी ये पी इंप्लाइज एक्स है। जब आप बोलेंगे एक्स अनलेस नेगेशन पी, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? पी इंप्लाइज एक्स होता है। ओके, ओनली इफ, देखो बताया था ना, ओनली इफ मीन सेम ऑर्डर में लिखना है, यानी इसका मतलब है एल इंप्लाइज एम। इधर इफ है, बस इफ है। एल इफ एम मीन्स इसका मतलब होता है एम इंप्लाइज एल। ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेगेशन एक्स अनलेस नेगेशन पी। देखो इसका नेगेशन प्रीमाइज होता है, इसका नेगेशन प्रीमाइज होता है, और ये जो है एज इट इज कंक्लूजन हो जाता है। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस। समझ में आया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंप्लीकेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, आपके गेट में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने की चांसेस है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग होता है, हर एक इंप्लीकेशन के लिए 3 एसोसिएटेड इंप्लीकेशंस होते हैं। जो भी इंप्लीकेशन है उसका एसोसिएटेड 3 इंप्लीकेशंस होते हैं। जब आपके पास P इंप्लाइज Q आपका गिवन इंप्लीकेशन है, कन्वर्स क्या होता है? Q इंप्लाइज P। ये Q इंप्लाइज P फॉर्म जो है, ये इंप्लीकेशन का कन्वर्स बोलते हैं। अगर आप स्कूलिंग में जब थ्योरम्स पढ़ेंगे, ओके,
राइट द कन्वर्स बोलते हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट, इफ दिस हैपेंस, इफ ये देन बी। कन्वर्स क्या होता है? इफ बी देन ये, रिवर्स ऑर्डर में लिखना कन्वर्स बोलते हैं। इनवर्स क्या होता है सर? इनवर्स क्या है ना, P इंप्लाइज Q का इनवर्स स्टेटमेंट क्या होता है? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये इनवर्स स्टेटमेंट है। और ये कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन Q होता है। सपोज इफ आई गिव द सेम एग्जांपल, ओके, थोड़ा डांसिंग बदल दिया था, ओके, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है ना डांसिंग देख के भाग सकते हैं, इसलिए हम डांसिंग निकाल दिए थे। इट रेन्स आई स्टे। सो क्या है ये? इफ इट रेन देन आई स्टे, ये जो है इंप्लीकेशन है। उसका कन्वर्स क्या है? क्यू इंप्लाइज पी। इफ आई स्टे देन इट रेन्स। और इस स्टेटमेंट का इनवर्स क्या है? सो नेगेशन पी, if it doesn't rain or if it does not rain, then negation Q, then I will not stay. Or you can say I won't stay. देखो, अगर आपको थोड़ा अच्छे अंग्रेजी आता है, बेटर ओके फॉर्म्स लिख सकते हो, बस मीनिंग से मतलब है, उसको परफेक्ट फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो इंग्लिश में लिखे पहचानने के लिए बोले तो आप आराम से पहचान सकेंगे। ये वो बताया था ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से पहचान सकते हो। ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज सर, ये समझने की कोशिश करो। फिर नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी क्या है? इफ आई डोंट स्टे, अगर मैं स्टे नहीं करता हूं, देन इट विल नॉट रेन, ये रेन नहीं करता है। सो ये होता है सर फॉर इंप्लीकेशन एसोसिएटेड इंप्लीकेशंस, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोस्ट। सो हर एक इंप्लीकेशन के लिए हमारे पास एसोसिएटेड इंप्लीकेशंस रहता है। समझ में आया है? सो ये गेट क्वेश्चन है। सो जब आप आगे देखेंगे, पॉज करके आंसर करो। सो व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ओके, सी मैं इसके लिए एक सिंपल सी मेथड बताऊंगा। अगर आप कुछ PYQ सेशंस वो सब सुने तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स करवाया था मैं ऐसे ही। सो देखिए, आई स्टे ओनली इफ यू गो। ओके, सीरियसली मत लेना, वो एग्जाम्पल है। आई स्टे ओनली इफ यू गो। सो हम आई स्टे को P मानेंगे, आई स्टे को P मानेंगे, यू गो को Q मानेंगे। सो इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? आई स्टे यानी P ओनली इफ यू। आप चाहे तो ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो स्टेटमेंट से कुछ कंफ्यूजन होता है, आप एक काम कर सकते हैं, आई स्टे को आप S ले सकते हो, यू गो को आप G ले सकते हो। सो क्या है ना, इजी होता है इंटरप्रिटेशन भी। सो क्या होता है? S ओनली इफ G। बट आपको पता है ओनली इफ का मतलब सेम ऑर्डर में इंप्लीकेशन, यानी ये इंप्लीकेशन जो है S इंप्लाइज G है। सो गिवन स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन फॉर्म है। अभी आपको लिखना है इसका कॉन्वर्स, अभी आपको लिखना है इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स ही पूछा था, कॉन्वर्स। हाँ, कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स इसका क्या है ना, पता है ना, P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स Q इंप्लाइज P। सो इसका कॉन्वर्स होता है G इंप्लाइज S, जो ये है इसका कॉन्वर्स। सो ये है इसका कॉन्वर्स। समझ में आया है? दिस इज द कॉन्वर्स। अब हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख के
इसमें कौन से करेक्ट है चेक करना है। और मैंने बताया था एक इंप्लीकेशन को 8 डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं। वो 8 डिफरेंट वेज में बताऊंगा। G इंप्लाइज S। सो एक होता है G इंप्लाइज X, यानी यू गो इंप्लाइज आई स्टे। चेक करो, यू गो इंप्लाइज आई स्टे, इसमें ऑप्शन है नहीं है, सो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड, इफ G देन S, यानी इफ यू गो देन आई स्टे, ये ऑप्शन में है। इफ यू गो देन आई स्टे, वो भी ऑप्शन में नहीं है। G ओनली इफ S, यू गो ओनली इफ आई स्टे, यू गो ओनली इफ आई स्टे, ये भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे फॉर्म्स, यस इफ जी, आई स्टे इफ यू गो, आई स्टे इफ यू गो, मिल गया आंसर। बस यही तरीका है, सिंपलेस्ट वे। हमेशा 100% आंसर इसका करेक्ट होता है, इसमें कोई गलती नहीं होता है। प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग, इजीएस्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग क्या है ना, उसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके, फिर उसका और एक मदर टंग है तो उसमें कन्वर्ट करके, फिर उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, फिर ये पूरा कन्वर्शन 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 ही होता रहेगा। और कुछ लोगों को कुछ ज्यादा इंग्लिश आते हैं, सो वो क्या है ना, एनालिसिस करने शुरू करते हैं। ओके, ये साइकोलॉजी और कुछ और चीज नहीं है बेटा। ओके, सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म को स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, उसमें से आपको एक पहचानना है, इतनी सी बात है। ओके, जैसे मिशन की तरह आपको पहचानना है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बारी है डबल इंप्लीकेशन की। डबल इंप्लीकेशन, ये डबल इंप्लीकेशन क्या होता है सर? टू साइडेड कंडीशनल, बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाई कंडीशनल। और ये बाई कंडीशनल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ये P है, ये Q है, ये बाई कंडीशनल। सो सेम फॉर ट्रूथ कॉम्बिनेशंस होता है TF, TF, T, T, F, F. So what about this biconditional? What about this biconditional? Let us try to understand. ये biconditional का क्या हाल है, हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, biconditional जो होता है ये ट्रू होता है ओनली जब दोनों P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है। यानी बोथ P एंड Q ट्रू हुआ तो तब ये ट्रू होता है, बोथ P एंड Q फॉल्स हुआ तो तब ये ट्रू होता है। देखो, दोनों P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू सेम हुआ तो, दोनों P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू सेम हुआ तो, सेम का मतलब दोनों ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स हुआ तो तब भी ये ट्रू होगा। सो इट इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू या बोथ P एंड Q आर फॉल्स। बाकी जगह ऑब्वियसली ये फॉल्स होता है। सो इसलिए बाई कंडीशनल आगे जाके इक्विवेलेंस में भी बताऊंगा, बट इधर याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई कंडीशनल का मतलब बता रहा हूं, देखो, बाई कंडीशनल इज ट्रू व्हेन बोथ P Q ट्रू, दोनों ट्रू होना चाहिए या दोनों फॉल्स होना चाहिए। या तो दोनों ट्रू हुआ तो तब भी ये ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स हुआ तो तब भी ये ट्रू होगा।
समझ में आया है? ये होता है हमारा बाई कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन। एक्चुअली बाई कंडीशनल या तो डबल इंप्लीकेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? इसका एक्सप्रेशन क्या है? ये बाई कंडीशनल को हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? IFF बोलते हैं ना, इफ एंड ओनली इफ। सिंपली शॉर्ट फॉर्म है IFF, इफ एंड ओनली इफ क्यू होता है। ये बाई कंडीशनल है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखो, ये P इंप्लाइज Q जब आप लिखते हो, इधर P जो है सफिशिएंट कंडीशन होता है फॉर Q। जब आप P इंप्लाइज Q लिखते हो, अगर आप Q में कंडीशन है तो Q जो है नेसेसरी कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर P होता है। और जब आप ये बाई कंडीशनल लिखते हो, P becomes necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition for Q. Similarly, Q becomes necessary and sufficient condition for P. यानी ये जो P है Q के लिए नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है। सिमिलरली Q जो है P के लिए नेसेसरी है, सफिशिएंट भी है। इसलिए अगर आप बाई कंडीशनल को समझना चाहते हो, ये जो होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, दोनों मीनिंग आ जाता है इसमें। बाई कंडीशनल का मतलब क्या है सर? ये P इंप्लाइज Q भी है एंड Q इंप्लाइज P भी है। ये होता है आपका बाई कंडीशनल। समझ में आया है? सो दिस इज अबाउट द 5 बेसिक कनेक्टिव्स, देयर ट्रूथ टेबल। सी, ट्रूथ टेबल यानी उसका डेफिनेशन, लॉजिकल डेफिनेशन बोलते हैं। देखो मैंने क्या किया है, हर एक प्रपोजिशन के लिए, और सॉरी नॉट प्रपोजिशन के लिए, सॉरी हर एक कनेक्टिव के लिए, फॉर एवरी कनेक्टिव मैंने आपको बताया था लॉजिकल डेफिनेशन एज वेल एज, और एक भी करवाया था। क्या करवाया था? एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इसमें एंड को बट बोलते हैं, आर जो है आर ही लिखते हैं, बट हमें समझना है वो इंक्लूसिव आर बोल के। इंप्लीकेशन जो है बहुत ही ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। और बाई कंडीशनल जो है इफ एंड ओनली इफ है, यानी ये P इंप्लाइज Q भी है एंड Q इंप्लाइज P भी है। नेगेशन का मतलब नॉट है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डेफिनेशन वाइज एंड एक्सप्रेशन वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने वाला जो है द सुपर हीरो इंप्लीकेशन। आप इंप्लीकेशन को इतना बेहतर समझते हो, ये फर्स्ट टॉपिक आपके लिए इतना इजी बन जाता है, और कुछ भी नहीं। होप आप ये कॉन्सेप्ट्स, ये पूरा डेफिनेशंस समझ में, आप समझ गए हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज डेफिनेशंस। इसके बाद में हम ये 4 कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट जो है ना, टॉटोलॉजी। ओके, ये टॉटोलॉजी को हम सिंपली T रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वैलिड भी बोलते हैं। ये टॉटोलॉजी क्या होता है सर? व्हाट इज टॉटोलॉजी? ए टॉटोलॉजी जो है, इट इज ए प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू। अगर आपके प्रपोजिशन
हमेशा ट्रू होता है अब अगर आपका प्रपोजिशन, अरे यार क्या हो रहा है इसका, प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, जो प्रपोजिशन हमेशा ट्रू होता है उसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी। एंड इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बनता है वो है फॉलोइंग, पी और नेगेशन पी। देखिए ये और है, ये फॉल्स कब बनेगा, डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स हुआ तो तभी फॉल्स होगा, बट ये दोनों एक साथ कभी फॉल्स हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ कभी फॉल्स हो सकते हैं, क्योंकि डिसजंक्शन जो है फॉल्स कब होगा, जब ये दोनों फॉल्स हुआ तभी डिसजंक्शन फॉल्स होता है, बट ये दोनों एक साथ कभी फॉल्स हो सकता है, ये दोनों एक साथ कभी फॉल्स हो सकते हैं नहीं, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो सॉरी ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा, सो दोनों फॉल्स एक साथ कभी नहीं होता है, सो ये फॉल्स कभी नहीं बनता है, सो ये जो है हमेशा हमेशा ट्रू होता है। ऐसे प्रपोजिशन को हम बुलाएंगे टॉटोलॉजी या तो वैलिड। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसको अब्सर्डिटी भी बोलते हैं, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन को अब्सर्डिटी भी बोलते हैं, ओके, या हम सिंपली एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या है, प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स, जो प्रपोजिशन हमेशा फॉल्स होता है उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, विच इज ऑलवेज फॉल्स। सो अगर आप ये एग्जांपल कंसिडर करेंगे, पी नेगेशन पी, ये क्या होता है, देखो कंजंक्शन है, कंजंक्शन ट्रू कब बनेगा, दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, ये दोनों एक साथ ट्रू कभी बन सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रू बना तो ये फॉल्स बनेगा, ये ट्रू बना तो ये फॉल्स बनेगा, सो दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकता है, सो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, सो इसके लिए हमेशा ये फॉल्स होगा, सो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा फॉल्स होगा। सो ऐसी प्रपोजिशन को हम बुलाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन या अब्सर्डिटी। इसके बाद में आता है सेटिस्फाइबल। सी सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, प्रपोजिशन विच इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन ट्रूथ कॉम्बिनेशन। जो प्रपोजिशन एटलीस्ट वन ट्रूथ कॉम्बिनेशन में एक लाइन पे ट्रू होता है, एटलीस्ट वन, देखो एटलीस्ट वन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वन हो सकता है या ऑल हो सकता है, वन और मोर, ऑल भी हो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रपोजिशन विच इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन ट्रूथ कॉम्बिनेशन, एक या एक से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन ट्रूथ कॉम्बिनेशन में ट्रू होता है उसे हम बोलते हैं सेटिस्फाइबल। और फाइनली जो होता है, इसका एग्जाम्पल चाहे तो जनरल इन्हीं एग्जाम्पल ले सकते हो सर, लाइक पी प्लस क्यू ही ले लो, रेगुलर पी प्लस क्यू ही ले लो, ये सेटिस्फाइबल, क्योंकि ये एक लाइन पे ट्रू होगा ना, जब ये दोनों ट्रू होता है या जब ये ट्रू होता है तब ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। फिर आता है कंटिंजेंसी। ये कंटिंजेंसी को बोलते हैं ना सेटिस्फाइबल
बट नॉट वैलिड, इसी को हम बोलते हैं सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, इसी को हम बोलते हैं सेटिस्फाइबल है मगर वैलिड नहीं है। सो इसको हम एक्चुअली बोलते हैं ना नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। ये पूरे के पूरे ट्रू नहीं होगा, पूरे के पूरे फॉल्स भी नहीं होगा, ये टोटोलॉजी भी कंप्लीटली नहीं होगा, यानी टोटोलॉजी भी नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होगा, यानी हमें एक लाइन पे ट्रू एंड एक लाइन पे फॉल्स भी मिलेगा। देखो जब आप सेटिस्फाइबल बोलते हैं ना, सेटिस्फाइबल जाके टोटोलॉजी भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेटिस्फाइबल टोटोलॉजी बन सकता है। ओके, सो हर एक टोटोलॉजी को हम सेटिस्फाइबल बोल सकते हैं, बट हर एक सेटिस्फाइबल टोटोलॉजी होने की जरूरत नहीं है। ये आप रिजल्ट लिख सकते हो। ये कॉन्टिजेंसी क्या है? कॉन्टिजेंसी सेटिस्फाइबल है मगर टोटोलॉजी नहीं, इसलिए सेटिस्फाइबल बट नॉट टोटोलॉजी या तो बट नॉट वैलिड लिखते हैं। ये चार जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये चार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड आपको गेट में क्वेश्चंस भी आता है, एक प्रपोजिशन देख के इसका हालत क्या है पूछता है। हालत का मतलब ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को बोलते हैं हालत। समझ में आया है? जैसे कि ये क्वेश्चन, इसका क्या हालत है? P implies Q implies R। चलिए लिख लेंगे P implies Q और R, सॉरी P implies Q और R। इसमें जो वेरिएबल्स है P, Q और R है। सो आप चाहे तो पूरा 8 लाइंस लिख के चेक कर सकते हो, नहीं तो हमारा भयंकर प्रोसीजर एक है। ये प्रोसीजर क्या है ना, इसको फॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हम इसे फिक्स कर लेंगे फॉल्स। ये फॉल्स कब होगा सर? क्योंकि फॉल्स तो एक ही जगह होगा, जब Q फॉल्स होता है और R फॉल्स होता है तभी ये फॉल्स होता है, बाकी जगह में तो इसका फॉल्स होने की चांस ही नहीं है। अब हम इसको ट्रू बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसे ट्रू बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो ऑब्वियसली इसको, ये जब ट्रू होता है तो ट्रू बन जाएगा। सो ये ट्रू बन गया है और ये फॉल्स बन गया है, यानी आपको फॉल्स मिल गया है। सो कुछ लोग ये फॉल्स देके इमीडिएटली इसका आंसर क्या बोलते हैं सर? ये लिख देते हैं, ये गलत आंसर, ये जो आपने लिखा है गलत आंसर। सॉरी, इधर आपको बस पता चला है ये जो है फॉल्स हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं ये हमेशा फॉल्स है बोल के, ये आपका गलत फहमी है, आपने गलत समझा है। सो ये हमेशा फॉल्स होता है बोल के आपने समझा है, वो गलत है, रॉन्ग, मिस्टेक। समझ में आया है? ये हमेशा फॉल्स नहीं है, इस लाइन पे फॉल्स है। एक्चुअली चेक करेंगे तो ये एक ही लाइन पे फॉल्स होता है, बाकी के 7 लाइंस पे ये ट्रू बनता है, यानी ये ट्रू भी है फॉल्स भी बनता है, यानी कंप्लीटली ट्रू नहीं है, यानी टोटोलॉजी नहीं है, कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। सो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंटिजेंसी। बट जनरली ये कंटिजेंसी शब्द आप नहीं देखेंगे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जनरली ये कंटिजेंसी नहीं देते हैं। जनरली व्हाट दे गिव इज सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड देते हैं, इसी को ये क्या देते हैं सर? सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड लिखते हैं। सो इसी को ये लोग क्या लिखते हैं? सेटिस्फाइबल है मगर वैलिड नहीं है लिखते हैं। बस आपको ये आइडिया समझना है। होप यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत? ये आइडिया है।
सो जब भी आपको फॉल्स आ गए तो ब्लाइंडली कॉन्ट्रडिक्शन पे मत चले जाना। बहुत सारे गेट क्वेश्चन है इसी के ऊपर, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, मेनी 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 गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट है। सो ध्यान से देखिएगा। ओके, वो फॉल्स आया तो एक लाइन पे आया है, हमेशा फॉल्स नहीं है ना। सो ध्यान से देखिएगा, जब फॉल्स आता है चेक करो कहां पे ये ट्रू हो सकता है। मैंने आपको क्लियरली बताया था, ये इंप्लीकेशन है तो आपको याद है, अगर डेफिनेशन मैंने बताया था, कोई भी इंप्लीकेशन जो है अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर कुछ भी रहने दो ट्रू हो जाता है। ओके, यदि ये ट्रू हुआ तो इधर कुछ भी रहने दो ये ट्रू हो जाता है। सो अगर आप P को फॉल्स ले लेंगे ना, इधर आप देखने की जरूरत ही नहीं है, P फॉल्स लिया तो ये ऑब्वियसली ट्रू बन जाता है। सो इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलना गलत हो जाता है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलना जो है गलत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आया है? कोई दिक्कत? ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब है ओके, वन और मोर, और कभी कभी 1 और 2 और 3 और 4, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें सब करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सपोज इसमें, नॉट फॉर दिस, जनरली बता रहा हूं, चलिए अगर 3 ऑप्शंस करेक्ट है और आपने 2 ही सेलेक्ट किया है, क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है उस प्रॉब्लम का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बोल सकते सर मैंने 2 तो करेक्ट किया है तो एटलीस्ट 2/3, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, 3 ऑप्शंस करेक्ट है तो 3 दिए तो फुल मार्क्स, 2 दिए या 1 दिए या नहीं दिए फिर भी आपको कुछ मार्क्स नहीं आएगा, कुछ माइनस भी नहीं होगा। गलत दिए तो माइनस नहीं होता है, वो एक ही एडवांटेज है बस। ओके, अब देखिएगा इसमें टोटोलॉजी कौन सा है। अभी देखे थे P इंप्लाइज QRR, अभी अभी देखे थे ना, ये टोटोलॉजी नहीं होता है। अभी देखे थे ये नहीं है, और इसका हालत देखेंगे, P और QR नेगेशन R, सॉरी PR QR नेगेशन QR, सॉरी QR नेगेशन Q, ये क्या होगा QR नेगेशन Q? देखो अगर आपका कुछ इक्विवेलेंसेस पढ़ लिए तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी हो जाता है। बट आप अभी बताया था ना, ये जो होता है हमेशा ट्रू होता है। P और ये क्या है ना, ट्रू, ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता ना, सो ये हमेशा ट्रू हो सकता है। रिजल्ट से भी पता चलेगा ये P और ट्रू क्या होगा। हमें चेक करना है हमेशा ट्रू होता है या नहीं। देखो इधर P कुछ भी रखो, P ट्रू रखो, ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा, P फॉल्स रखो, फॉल्स और ट्रू ट्रू रहेगा। सो ये हमेशा ट्रू होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। सो ये आपका जो है टोटोलॉजी है। ये आपका जो है टोटोलॉजी सही जवाब। बट डोंट स्टॉप, क्योंकि MSQ है, मोर देन 1 में भी करेक्ट, एक से ज्यादा भी करेक्ट होने की चांसेस है। इधर क्या है PRQ, देखो इधर PQ वेरिएबल्स है, मैं इधर ही लिख देता हूं इसका, PQ वेरिएबल्स है। ट्रूथ टेबल मेथड से समझा रहा हूं, PRQ एंड ये क्या है, एंड PR ने, अरे यार क्या हुआ इसको, कभी कभी सताता है मुझे, PR नेगेशन Q एंड नेगेशन। सो क्या हुआ है, व्हाट हैपेंस टू दिस? अभी आपको चेक करना है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ट्रू मींस ये ट्रू कब होगा, ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है। पहले इसको फिक्स करेंगे, ये ट्रू का मतलब नेगेशन P ट्रू का मतलब P फॉल्स फिक्स कर लेंगे।
P फिक्स हो गया, अभी P फॉल्स फिक्स हो गया है, अभी ये ट्रू होना है तो ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अभी देखेंगे, अभी P फॉल्स फिक्स किए थे, Q ट्रू फिक्स किए थे, नेगेशन Q क्या होगा, नेगेशन Q का मतलब ये, सॉरी नेगेशन Q का मतलब ये फॉल्स हो गया, Q ट्रू है ना, सो नेगेशन Q फॉल्स, सो ये ट्रू नहीं बन सकता है। यानी तीनों के तीनों ट्रू कभी नहीं हो सकते, तीनों के तीनों ट्रू कभी नहीं हो सकते, एक साथ ट्रू कभी नहीं हो सकते, ये एक साथ ट्रू कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये टोटोलॉजी नहीं है, ये भी बंदा टोटोलॉजी नहीं है। अब डी ऑप्शन लेंगे, P और Q एंड R और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, क्या है इतना बड़ा, और नेगेशन R। कितने वेरिएबल्स है इसमें, 3 वेरिएबल्स है। सो ये फॉल्स बन सकता है या नहीं चेक करेंगे, अगर ये फॉल्स नहीं बन सकता है तो हमेशा ट्रू है। सो फॉल्स मींस दोनों फॉल्स, ये भी फॉल्स होना है, ये भी फॉल्स। अभी ये फॉल्स होने के लिए ये भी डिसजंक्शन है, ये फॉल्स होना है यानी P फॉल्स होना है, और ये फॉल्स होना है। Q एंड R फॉल्स कितने सिचुएशन में होता है सर, Q एंड R फॉल्स ना ट्रू फॉल्स में होता है, फॉल्स ट्रू में होता है, फॉल्स फॉल्स में होता है। सो ये 3 सिचुएशन में ये फॉल्स हो जाता है। अब ये तो फॉल्स हो गया है, अब ये भी फॉल्स करने की कोशिश करेंगे, यही सिचुएशन में ये भी फॉल्स हो गया तो क्या है, ये फॉल्स हो गया, डेफिनेटली फॉल्स पॉसिबल है। ट्रू बाद में चेक करेंगे, फॉल्स अगर फॉल्स नहीं हो सकता है तो टोटोलॉजी बनेगा। देखो इधर मेरा मेन मकसद क्या है ना, इसमें फॉल्स करने की कोशिश करता हूं डिसजंक्शन को, डिसजंक्शन फॉल्स बन गया तो ये टोटोलॉजी नहीं होगा, अगर डिसजंक्शन फॉल्स नहीं बना तो ये टोटोलॉजी बन जाएगा। सो इधर क्या है, इस लाइन पे चेक करेंगे, ये जब नेगेशन P है ये ट्रू बनेगा, एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। सो क्या है, नेगेशन Q और सॉरी नेगेशन Q और नेगेशन R ओनली है, हाँ वही है, ओके। सो इधर क्या है, नेगेशन Q का मतलब क्या है, एक एक लाइन लिखेंगे, इधर इसका देखेंगे, ये ट्रू बन, देखो हम रूल से इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्या है ना अभी डेफिनेशन से कैसे हैंडल कर सकते हैं वो बता रहा हूं। ये रूल से ना 1 सेकंड में हो जाता है, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड विथ डेफिनेशंस भी कभी कभी हमें सॉल्व करना पड़ता है, वो कैसे हैंडल करते हैं। सो ये ट्रू है, एंड ये नेगेशन Q फॉल्स है और नेगेशन R ट्रू है। सो फॉल्स और ट्रू ट्रू बनेगा, अभी ट्रू एंड ट्रू ये ट्रू बनेगा। सो ये लाइन पे ये ट्रू बन सकता है, ये लाइन पे ये ट्रू बन सकता है, यानी इसको फॉल्स नहीं होगा। ये लाइन पे चेक करेंगे, देखो इसका हालत तो हमेशा ट्रू ही है ना, ये हमेशा फॉल्स है तो ये तो हमेशा ट्रू रेडी है, बस ये डिसाइडर है मेनली, ये आपको डिसाइड करता है। नेगेशन Q और R, नेगेशन ये दोनों आपस में ना, नेगेशन Q का मतलब ये ट्रू बन गया है एंड ये फॉल्स बन गया है, बट ट्रू और फॉल्स फिर भी ये ट्रू बनेगा, फिर आपको ट्रू मिल जाएगा। और इधर दोनों फॉल्स है तो दोनों ट्रू बन जाएगा, फिर से ये ट्रू मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हुआ है मगर ये फॉल्स नहीं बन पा रहा है, यानी ये हमेशा 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 के लिए ट्रू ही है। सो ये भी आपका टोटोलॉजी है, बट ये मेथड जो है मुझे पता है, ओके, आपको ये इतना बड़ा मेथड बस मैं आपको डेफिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता रहा था, बट मोस्टली ये जो है ना हमारे इक्विवेलेंसेस से ये सब और भी जल्दी हो जाता है, अभी हम वो आगे जाके सीखेंगे। ओके, अच्छा ये भी क्वेश्चन है,
और 2 क्वेश्चन है। इसको इधर डेफिनेशन समझने के बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंसेस। ओके, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चंस लगा के आया था, सो पहले कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में शायद यही प्रॉब्लम्स को हम फिर से लेके दूसरे मेथड में भी हैंडल कर सकते हैं। देखेंगे प्रपोजिशन पी आर क्यू इंप्लाइज पी का हालत क्या है। इसमें वेरिएबल्स p है, वेरिएबल q है। फॉल्स करने के लिए इसे फिक्स कर लेंगे, फॉल्स, यानी हमने फिक्स कर लिया फॉल्स, यानी p फॉल्स हो गया है। इस सिचुएशन में इसको ट्रू बना सकते हैं या नहीं? p फॉल्स है, कैन यू मेक इट ट्रू? या ऑब्वियसली ट्रू बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू बनेगा ना। हाँ, सो ट्रू बन सकता है, यानी ट्रू इंप्लाइज फॉल्स पॉसिबल है, यानी आपको फॉल्स मिलेगा। बताया था ना, फॉल्स आते ही डोंट कंक्लूड दैट कॉन्ट्रडिक्शन, बस आपको एक लाइन पे ये फॉल्स हो सकता है बोल के प्रूव किया है। ये जो है पी आर क्यू इंप्लाइज पी जो है, अगर आप p को ट्रू ले लिया है विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इसका आंसर जो है ट्रू बन जाता है। मीन्स क्या है, ये ट्रू भी बन सकता है, सो ये फॉल्स भी बन सकता है, ट्रू भी बन सकता है। सो ये टॉटोलॉजी भी नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। बट बताया था ना, कॉन्टिजेंसी नहीं लिखते हैं पीपल, इसको सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड लिखते हैं। सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड लिखते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम के बाद हम स्टॉप करेंगे सर। ओके, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चंस लगा के आया था, सो इसलिए चेक कर रहा हूँ। सो इक्विवेलेंसेस से हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, इधर बस हम बेसिक डेफिनेशन सीखे थे, उसी से हम कैसे हैंडल कर पाएंगे वो सीखे थे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न the equivalences or how to define equivalences and what are the logical implications, rules, वो सब हम वगैरह नेक्स्ट टॉप पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। P implies Q implies R is contradiction। ध्यान से देखिएगा, P implies Q, P implies Q implies R, ये कॉन्ट्रडिक्शन बोल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मतलब ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन माय डियर फ्रेंड्स? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है ये फॉल्स, ये जो है फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो ये फॉल्स कब बनेगा, बस ये देख लो। फॉल्स का मतलब ये ट्रू होना है, ये फॉल्स होना है। सो इसे आपको क्लियरली आर जो है फॉल्स पता चला है, आर फिक्स हो गया है, आर तो 100% फिक्स्ड। बट ये ट्रू, क्योंकि इंप्लीकेशन ट्रू कब होता है आपको पता है ना, इंप्लीकेशन ट्रू 3 सिचुएशन में हो सकता है। सो इसका ट्रू होने का चांसेस 3 लाइन पे होता है। ये ट्रू कब बन सकता है सर? ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू बनेगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू बनेगा, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू बनेगा, क्योंकि ओनली ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स सॉरी ओनली ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है। सो ये फिक्स कर लिए है हमने, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब इस हालत में इसका क्या हालत है पूछ रहा है, व्हाट अबाउट दिस पूछ रहा है। आर इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू का क्या हालत है? आर इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू के बारे में क्या बोल सकते हो, ये क्वेश्चन है। आर इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू के बारे में क्या बोल सकते? देखो इसमें ना आर तो फिक्स है, आर तो हमारा फिक्स है, सो फॉल्स इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू है कि नहीं? अब क्या है, फॉल्स इंप्लाइज पी क्या होता है? देखो फॉल्स इंप्लाई कुछ भी होने दो, ये तो ट्रू बन जाता है, ये तो ट्रू बन जाता है। सो दिस इंप्लाइज क्यू हो जाता है। सो ये जो है रिड्यूस हुआ है ट्रू इंप्लाइज क्यू। सो ये जो रिजल्ट है ट्रू इंप्लाइज क्यू को रिड्यूस हुआ है।
देखो हमने ये दोनों फिक्स किया था, बट मैं ये कभी यूज ही नहीं कर रहा, ये यूज ही नहीं कर रहा हूं अभी तक, बस इसे यूज करने से मुझे ये मिला है। अब ये क्यू का हालत देखो, हमारा पॉसिबिलिटीज में क्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सो अगर क्यू ट्रू हो गया तो आपको ट्रू मिलेगा, यदि ये क्यू फॉल्स हो गया तो आपको फॉल्स मिलेगा। सो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है क्यू के ऊपर आधारित है। इसका जो ट्रूथ वैल्यू है किसके ऊपर आधारित है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्यू के ऊपर आधारित है। सो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, क्योंकि जब क्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स बन जाता है, इसके कारण ये गलत है। ऑलवेज ट्रू व्हेन पी, एक्चुअली पी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, सो ये भी गलत है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी ट्रू भी हो जाएगा, जब क्यू ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा। सो अल्टीमेटली आंसर ऑलवेज ट्रू जब क्यू ट्रू हुआ तो। सो जब क्यू ट्रू होता है तब ये ट्रू बनता है, जब क्यू ट्रू होता है तब ये ट्रू बनता है, ये इसका आंसर है सर। सो ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए मैंने हर एक डेफिनेशन को सिंपलीफाई करके बताया था, और भी सिंपलीफाई करते हैं विथ मोर एंड मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। ओनली जब हम बैठेंगे एक कंप्लीट सब्जेक्ट सेशन में, तब और भी डिटेलली पढ़ा सकते हैं। सर क्या है इधर जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड उससे और कुछ स्पेशल आइडियाज आपको पता चलता है। सी इट्स ऑल अबाउट टेकिंग सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, उसको कैसे हैंडल करते हैं वही होता है सर। कॉन्सेप्ट बोले तो लॉजिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोपोजिशन का मतलब क्या है, कनेक्टिव्स यूज करके प्रोपोजिशन को कैसे कंबाइन करते हैं, टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अब्सर्डिटी यानी कंटिजेंसी क्या है, सैटिस्फाइबिलिटी, वही बताया था। अभी तक इतना ही किए थे। अगर मैं आपको बताऊंगा अभी तक मैंने क्या किया है, मैं बस इतना ही बताया था, प्रपोजिशन का मतलब क्या है, कनेक्टिव्स क्या होता है, उसके बाद यानी एक एक कनेक्टिव्स का लॉजिकल डेफिनेशन, एक्सप्रेशन भी डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने डिस्कस किए थे 4 डेफिनेशन, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, सैटिस्फाइबल क्या होता है, बस इतनी सी बात है। ओके इसको और भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ओके यही आइडियाज अगर आप ये में पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजीज डेफिनेटली टर्मिनोलॉजी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है। ओके कॉन्सेप्ट वही होता है, उसको लाइक प्रेजेंटिंग वे डिफरेंट होता है, और उससे कंक्लूजन निकालने की तरीका भी अलग होता है। सो बस आपको ये सब समझना है। सो ये पार्ट में इधर क्लोज करता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम वो रूल्स के बारे में समझेंगे, और रूल्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी सीखेंगे।